देखिएगा, इसके पहले की क्लास में बताए थे हम लोग कि 300 ईसा पूर्व में यूक्लिड जो थे वो ज्यामितीय कथन को साबित किए थे, तर्क द्वारा साबित किए थे, मतलब ठीक है। और इन्होंने ज्यामितीय कथन को 13 खंडों में बांटा था। यह 13 खंड जिस पुस्तक में संकलित किया गया था, यह 13 खंड जिस पुस्तक में संकलित किया गया था, उस पुस्तक का नाम बताए थे द एलिमेंट्स रखा गया था, ठीक है। और क्या बताए थे अगला पॉइंट कि 13 खंडों में से 6 खंड का पढ़ाई जो होता है वो हाई स्कूल में किया जाता है, ठीक है। और 7 खंडों का पढ़ाई उच्च क्लास में किया जाता है, मतलब 10 के बाद का जो क्लास होता है, ठीक है। फिर उसमें क्या बताए थे हम कि जो ये 6 खंड है उसमें से वर्ग नौमा में 6 खंड में कुल 98 कथन है, ठीक है ना। ये जो 6 गो खंड है, ठीक है, जो उच्च क्लास में 9-10 में पढ़ना है, उसमें टोटल 98 कथन है, ठीक है। उसमें से वर्ग नौमा में 78 कथन है। ये 78 कथन में 59 गो प्रमेय है और 19 गो अप्रमेय है, ठीक है। अगला क्या बताए थे, वर्ग 10वां में 20 कथन पढ़ने का है। 20 कथन में से 11 गो प्रमेय है और 9 गो क्या है, उपप्रमेय है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या बताए थे कि ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण अंग्रेज गणितज्ञ हॉलैंड स्टीफन ने किया था। हॉलैंड स्टीफन जो थे, ठीक है, अंग्रेज गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या किया कि लोगों को कठिनाई होती थी ग्रीक भाषा समझने में, तो इन्होंने क्या किया कि क्यों ना एक ऐसा कॉमन भाषा लिया जाए जिससे सभी लोगों को समझ में आए। तो इन्होंने ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में ज्यामिति को रूपांतरण कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट डॉक्टर केसी सिन्हा, के पांडे, ठीक, बहुत सारे गणितज्ञ हैं, उन्होंने हिंदी रूपांतरण किया, ठीक है, हिंदी रूपांतरण किया, ठीक है। यहाँ तक बता दिए थे। और अब बताते हैं कि जो यूक्लिड साहब थे वो ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किए हैं, ठीक है ना। यूक्लिड जो है ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किए हैं। ये तो पहले वाला ही है, इसको यहाँ तक मिटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसमें क्या बताए, इसमें पहला बताए यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किया। यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को प्रस्तुत किया। यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किया, ठीक है, ठीक है। इसमें पहला जो होता है, पहला नंबर होता है अभिगृहित या आपतन, अभिगृहित या स्वयं सिद्धि या आपतन मानता। अभिगृहित
एक्सियम। ठीक है, देखिए पहला जो है अभिगृहित या स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्धि नहीं होगा, सिद्ध होगा यहाँ पे। ठीक है, स्वयं सिद्ध होगा, स्वयं सिद्ध। पहला जो होगा, पहला कथन जो होगा अभिगृहित, अभिगृहित या स्वयं सिद्धि या स्वयं सिद्ध या आपतन मानता, आपतन मानता। इसमें क्या है, जो देखिए इसको क्या बोलेंगे, वैसा ज्यामितीय कथन, वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है, वैसा ज्यामितीय कथन, सिद्धि कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है उसे साबित नहीं किया जा सकता है, इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अभिगृहित या स्वयं सिद्धि या आपतन मान्यता कहते हैं। ठीक है ना, क्या बताए, वैसा ज्यामितीय कथन 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 जो स्वयं सिद्ध होता है, जो स्वयं सिद्ध होता है, जो स्वयं सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, इसे साबित नहीं किया जा सकता, वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है इसे साबित नहीं किया जा सकता है, साबित नहीं किया जा सकता है, उसे अभिगृहित उसे अभिगृहित कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। क्या बताया, देखिए यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किया। उसमें पहला आता है अभिगृहित या स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्धि या आपतन मानता, इसी का 3 नाम है। ठीक है ना, वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है, इसे साबित नहीं किया जा सकता है, उसे अभिगृहित कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है इसमें प्रमेय। अभी लिखाया था ना कि प्रमेय पढ़ना है, अब देखिए आ गया प्रमेय। थ्योरम, थ्योरम, प्रमेय जो है, अब देखिए वैसा ज्यामितीय कथन, वैसा ज्यामितीय कथन वैसा ज्यामितीय कथन वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित द्वारा जो अभिगृहित द्वारा साबित होता है, देखिए दूसरा लिखा है प्रमेय, जिसको कहते हैं थ्योरम। वैसा ज्यामितीय कथन, वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित के द्वारा जो अभिगृहित के द्वारा साबित होता है, उसे प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है उपप्रमेय।
कोलोरली, CORO कोलोलरी, इसमें इसका परिभाषा होगा वैसा ज्यामितीय कथन जो प्रमेय द्वारा साबित होता है जो प्रमेय द्वारा साबित होता है उसे उपप्रमेय कहते हैं। अब इसमें चौथा आ जाता है निर्मेय या हिसाब। इसमें क्या होगा, वैसा ज्यामितीय कथन देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या बोले, यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किया था। पहला क्या बताए थे, अभिगिरित या स्वयं सिद्ध या आपतन मान था। इसमें बताए थे वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, उसे अभिगिरित कहते हैं। ठीक है, दूसरा बताए थे प्रमेय, वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगिरित द्वारा साबित होता है उसे प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तीसरा बताए थे उपप्रमेय, उपकोलोलरी, वैसा ज्यामितीय कथन जो प्रमेय के द्वारा साबित होता है उसे उपप्रमेय कहते हैं। चौथा बताए हैं निर्मेय या हिसाब, वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित प्रमेय उपप्रमेय, मतलब ये तीनों को जो, जैसे देखिए ज्योमेट्री में 3 ही चीज़ होता है, अभिगृहित, प्रमेय, उपप्रमेय। अगर ये 3 आपको पता है ना, तो जो निर्मेय या हिसाब जो बुक का जो क्वेश्चन होता है वो अपने आप तीनों को लगाइएगा तो बन जाएगा। तो उसी वैसा ज्यामितीय कथन जो अभिगृहित, प्रमेय तथा उपप्रमेय तीनों के द्वारा साबित होता है उसे निर्मेय या हिसाब कहते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे अभिगृहित निम्नलिखित हैं। अभिगृहित निम्नलिखित हैं। अभिगृहित निम्नलिखित हैं। अभिगृहित निम्नलिखित हैं। अभिगृहित जो है वो निम्नलिखित है। ये जो अभिगृहित है
वो निम्नलिखित हैं। अब बारी बारी से अभिगृहित को समझिएगा, ठीक है, कि क्या है अभिगृहित, क्या कहता है नहीं कहता है जो, ठीक है। अभिगृहित निम्नलिखित है वो कौन कौन है जो आप समझिएगा अब, ठीक है। ऊपर नोट कीजिए, फिर उसको मिटाएंगे ऊपर, इतना नोट कीजिए, पूरा को साफ करेंगे उसके बाद बताएंगे। साफ कर रहे हैं। अभिगृहित निम्नलिखित है, इसमें पहला लिखिएगा। पहला अभिगृहित है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। अब समझिएगा इसको, जैसे यह एक बिंदु है, ठीक है, ठीक है, इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। थोड़ा गलत हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे बिंदु का नाम दे दिए ओ है, ठीक है, यहाँ बिंदु हो गया। क्या बोला, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है ना। जैसे ये क्या हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, एल एम एन ओ, ये पी हो गया, समझिएगा। जैसे देखिए एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती, एक बिंदु हो गया तो इससे अनंत रेखाएं खींची जा, अभी इस पे और जितना भी अथी करें अनंत खींचा जा सकता है। जैसे देखिए एक अनंत रेखा, एक रेखा एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, इसी तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्या इसको भी लिखेंगे? नहीं, क्योंकि ए दोनों तो एक ही रेखा है। ये एम है तो ई भी तो एक ही रेखा है, ई पी है तो ई तो एक ही रेखा है, एम है तो ई एक ही रेखा है। अनंत रेखाएं कहने का मतलब बीच में ऐसे और दे सकते हैं, इस तरह से और दे सकते हैं, और दे सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है, यही है। पहला अभिगृहित निम्नलिखित है, उसमें से पहला कथन है एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। नीचे मिटा रहा लिखाए थे अभिगृहित निम्नलिखित हैं, उसमें से पहला बोले क्या, अभी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें दूसरा है दो बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा
खींची जा सकती है। दो बिंदु से दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये दूसरा है, बोले थे अभिगृहित निम्नलिखित है, उसमें से पहला अभी क्या बताए, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे वो एक बिंदु है, इससे अनंत रेखाएं एल एम एन पी और बहुत सारा रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, अब बोले क्या, दूसरा पॉइंट देखिएगा, दो बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखिए, यहाँ कोई एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है। ठीक है, ये दो बिंदु हो गया। ये दो बिंदु से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। जैसे देखिए, ठीक है, एक बिंदु यहाँ था, एक बिंदु यहाँ था, बिंदु का नाम ए है, ये बी है। ठीक है, तो दो बिंदु से एक ही रेखा खींचाएगा, ये रेखा एल हो गया। ठीक है, तो एक ही रेखा खींचे, दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या ये दो बिंदु से और दूसरा रेखा हम खींच सकते हैं क्या? ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे खींच देंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसी को कहा गया है कि दो बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरा, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। जैसे देखिए, हम एल कोई रेखा ले लिए हैं। ठीक है, ये एल कोई रेखा है, इस पे अनंत बिंदु हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे ले लिए ए बी सी डी डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा, अनंत तक, एकदम अनंत बिंदु हो सकते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अनंत बिंदु होते हैं। क्या बताए थे? अभिगृहित निम्नलिखित है, उसमें से पहला पॉइंट अभी बताए, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। वो एक बिंदु, यहाँ वो बिंदु ले लिए, उससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती, एल एम एन पी, उसके बाद क्यू बी आर एस टी, इस तरह से बहुत सारा रेखा हम खींच सकते हैं। दूसरा बताएं, दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे एक बिंदु ए लिए, एक बिंदु बी लिए, इससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरा बताएं, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा एल है, इस पे अनंत बिंदु होगा, ए बी सी डी इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, अनंत बिंदु होगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए। इसके बाद का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इस पे बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए बढ़िया से ध्यान दीजिए।
मिटा रहे हैं जी ऊपर वाला। अब देखिएगा चौथा नंबर है, प्लेफेयर का अभिगृहित। प्लेफेयर का अभिगृहित, प्लेफेयर का अभिगृहित, प्लेफेयर का अभिगृहित। ठीक है। यदि एल कोई रेखा यदि एल कोई रेखा, इसके तल में पी कोई बिंदु, यदि एल कोई रेखा, इसके तल में पी कोई बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं हो, यदि एल कोई रेखा, इसके तल में पी कोई बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं हो तो उस रेखा से उस बिंदु से उस रेखा पर उस बिंदु से उस रेखा के समांतर क्या बताएं। देखिए, यदि एल कोई रेखा, इसके तल में पी कोई बिंदु जो इस रेखा पर स्थित नहीं हो तो उस बिंदु से उस रेखा के समांतर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए क्या बताएं, प्लेफेयर का अभिगृहित। यदि प्लेफेयर का अभिगृहित, पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखिए फिगर बताएंगे, तब समझ में आएगा ज़्यादा। क्या बताएं, यदि एल कोई रेखा हो गया। ठीक है। इसके तल मतलब ऊपर में पी कोई बिंदु यहां ले लिए। ठीक है, ये बिंदु पी हो गया। यदि एल कोई रेखा, इसके तल में पी कोई बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं हो, ये रेखा एल है, इस पे स्थित है, बिंदु पी नहीं है, तो उस बिंदु से उस रेखा के समानांतर कहने का मतलब इसके बराबर। ठीक है, समांतर
एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखिए ये हो गया एम, आया समझ में। एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या और रेखा खींच सकते हैं हम? नहीं, एक और केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। जैसे देखिए यदि एल कोई रेखा, इसके तल में पी कोई बिंदु जो उस रेखा पर, रेखा एल पर स्थित नहीं हो, तो उस बिंदु से उस रेखा के समांतर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। और समांतर कहने का मतलब क्या होता है? जैसे ये दोनों के बीच का अगर 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये नहीं कि इधर 4 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ठीक है 5 सेंटीमीटर। यहाँ नोट दे करके लिखिएगा, नोट में लिखिएगा समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। 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 ठीक है, आज 4 पॉइंट बताए हैं। कल से आप लोग को बहुत बढ़िया टॉपिक इसी में आगे स्टार्ट होगा, इसलिए बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कल से बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। आज क्या क्या बताएं उसको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। अभिगृहित निम्नलिखित है, उसमें पहला क्या बताए थे? एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा बताएं दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरा बताएं एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। चौथा बताएं पलफेर का अभिगृहित, यदि एल कोई रेखा इसके तल में पी कोई बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं हो, तो उस रेखा के समांतर एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। आप फिर नोट में क्या लिखा है? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। जैसे यह 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं कि 5 है तो ये 4 होगा, तो कभी समांतर नहीं होगा। ठीक है, तो आज इतना रहने दीजिए, बाकी कल बताएंगे अब।